नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज की इस नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से जुड़े प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ में जैसी सभी प्रमुख परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्न हर साल किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम केवल थ्योरी नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रीवियस ईयर ट्रेंड का भी आधार तैयार करेंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, स्टैटिक, जीके और पॉलिटी को मजबूत करना चाहते हैं और कम समय में अधिक रिवीजन करना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाई की सीरीज और एग्जाम फोकस कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रेसिडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस पद के वेतन या पारिश्रमिक निर्धारित भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये यूपीपीसीएस आरओ 2024 का क्वेश्चन। एक सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। या आर्टिकल 79 फर्स्ट के तहत या केंद्रीय मंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, और राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत पद धारण करते रहते हैं। ये केवल क्या करता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है और इसके पारिश्रमिक वेतन राष्ट्रपति द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? व्यावसायिक कदाचार के आधार पर, संविधान उल्लंघन के आधार पर, लाभ की व्यवसाय करना, मानसिक अस्थिरता के आधार पर। बताइए कमेंट करके, किस आधार पर हटाया जा सकता है महाभियोग? ये हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ठीक, और आप लोग कमेंट करके बताइए महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। ठीक, महाभियोग आरोप संसद किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए किसी सदन से प्रारंभ किया जाता है, लेकिन 1/4 एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, और दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, और महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, 14 डेज पहले नोटिस। ठीक, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संविधान उल्लंघन के आधार पर। ठीक, तीसरा क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है? पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदन नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या है? संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही है? बताइए, ये यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किस आर्टिकल में है? जल्दी से, ये है आर्टिकल 59 में। ठीक, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक, इसका प्रावधान किस में है? ये है आर्टिकल 79 में। ठीक, दोनों बात बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? बताइए। राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा, लोकसभा। देखिए, राष्ट्रपति के चयन में, ठीक, जब चयन निर्वाचन होता है तो इसमें संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ठीक, केंद्रशासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जबकि ठीक, कौन कौन शामिल होता है इसके चुनाव प्रक्रिया में? दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, ठीक, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य। ठीक, निर्वाचित सदस्य। ठीक, और इसमें और कौन शामिल होता है? और शामिल होता है दिल्ली,
यूटी में कौन शामिल होता है? दिल्ली और कौन? पुदुचेरी। पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक, किसमें शामिल होते हैं? चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं। लेकिन महाभियोग में कौन कौन भाग नहीं लेते? अगर यही इसमें इसमें कौन? लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भाग लेते हैं। लेकिन ये सब जो राज्य की विधानसभाएं हैं, निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग नहीं लेते। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे और भारत के छठे राष्ट्रपति थे। छठे राष्ट्रपति थे। छठे राष्ट्रपति थे। ठीक, कमेंट करके बताइए ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, अब्दुल कलाम, इनका क्रम बताइए, किस क्रम में राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह का थे? ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक, 7वें थे। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। 1982 से 87 तक था। यहीं बीवी गिरी की बात की जाए तो ये 4th थे, 4थे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कितना था? 1969 से 74 तक। ठीक, और नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम थे भारत के 13वें राष्ट्रपति। ठीक, इनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। ठीक, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वे संसद सदस्य की विशेष अधिकार के हकदार नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? 1, 2, न तो 1 न तो 2, 1 और 2 दोनों। ये यूपी से RO 2023 के कैंसिल पेपर था, उसमें आया था। बताइए कमेंट करके फट से। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसका प्रावधान किस में है? आर्टिकल 76 में किया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। लेकिन संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने या दोनों संयुक्त बैठने में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। मतलब कि मत केवल वोटिंग राइट नहीं है। ठीक, बाकी भाग लिए, दोनों सदन बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते, विशेष अधिकार, वह सारी चीज़ें इसको मिलती हैं। ठीक, क्या हो जाएगा इसका दोनों गलत। ये प्रधानमंत्री की मर्जी से पद बना रहता है, गलत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त रहता है। वह संसद के सदस्य के विशेष अधिकार हकदार नहीं है, विशेष अधिकार का हकदार है। वेतन भत्ते सब उसको मिलते हैं जैसे संसद के सदस्य को मिलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्यों और शक्तियों का प्रयोग किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। यह आर्टिकल 361(1) में कहा गया है। ठीक, और दूसरा क्या है? राज्य के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। बताइए, आर्टिकल 361(2) क्या कहता है? कहता है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर कार्यरत है तब तक उसके खिलाफ न तो आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है, न कोई आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। और कार्यवाही पहले से चल रही हो तो रोक दिया जाएगा। ठीक, न गिरफ्तारी और उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकता, न ही किसी अदालत में पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक, दूसरा भी सही है। और तीसरा में क्या कहा है? किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल, ये किसमें है? आर्टिकल 94 के 2 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के
किसी भी सदस्य को विधान मंडल के भीतर कही गई बात या दिए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, तीसरा भी सही है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3, इसमें क्या है, तीनों सही है। यह यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस प्रकार का विनियमन बनाने की शक्ति है? दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, दमन व दीव, पुदुचेरी। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4, बताइए कमेंट करके। ये उत्तराखंड पीसीएस 2024 क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति को आर्टिकल 240 के अंतर्गत क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में शांति, प्रगति, सुशासन हेतु नियम बनाने की शक्ति है। किसमें है, कौन कौन सी इसमें यूटी है? दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, गोवा है, गोवा एकदम नहीं है, दमन दीव है, पुदुचेरी। ठीक, ये भी सही है। क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 किसमें है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोवा में तभी हो सकता है जब वहाँ की क्या हो सकता है, गोवा में तभी राष्ट्रपति कानून लागू कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो यानी लंबित हो गई। ठीक, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लागू किए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख 123 में है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद ही निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। ठीक, यह उसी तरह काम करता है जैसे कि जो संसद की अधिनियम बनता है उसका बल प्रभाव संसद के अधिनियम की तरह होता है। ठीक, और ये आर्टिकल 143(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश वापस लिया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है, कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं। 143(2) के अंतर्गत वापस लिया जा सकता है, 143(2) ख के अंतर्गत। ठीक, अब क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? महाभियोग के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 61। ठीक, ये कैसी है, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। बताइए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। क्या इसमें कैसा प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो उसी को बनाया जा सकता है। ठीक, इसी को राष्ट्रपति महान्यायवादी को बनाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है। बताइए, निम्नलिखित सही उत्तर का चयन करना है। न तो एक, न दो, केवल दो, एक, दो, दोनों, केवल एक। या यूपीएससी RO 2023 के कैंसिल का क्वेश्चन। इसमें देखिए, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये बार यूपीएससी में ही 4 क्वेश्चन आए हैं इस राष्ट्रपति टॉपिक से। बताइए जल्दी कमेंट करके, क्या हो जाएगा इसका? दोनों कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र सूचित करता है, ये भी सही बात है। और यह जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, दोनों कथन सही। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही। इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण में मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पूर्व प्रणाली। ये CDS 2022 का कुछ कमेंट करके बताइए कैसा होता है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव
पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है। ठीक, देखिए भारत के चुनाव का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त रूप से होता है। ठीक, इसमें संसद के मत का मूल्य समान होता है, जबकि निर्वाचक जो विधायक होते हैं, विधायक का मूल्य मूल राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उसमें किस बेस पे होता है, क्या होता है, पॉपुलेशन बेस पे होता है। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव में इसमें नोटा का तो ऑप्शन होता ही नहीं, इन्हें क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसमें चयन करना होता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है, बताइए। राज्य के प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 53। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। दूसरा क्या है, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। और सी वाला क्या है, निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। डी वाला क्या है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। बताइए CDS 2023 का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित सदन का पात्र नहीं हो सकता। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। संसद का कोई भी मंत्री केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति हो सकता है, सदस्य हो सकता है, कोई इसमें नहीं, लेकिन लाभ का पद धारित व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित पात्र नहीं हो सकता। ठीक, बाकी सभी ऑप्शन सही नहीं। क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव के समूह होता है। तीसरा क्या है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। क्या पूछा, कौन सा कथन सही है, UPSC 2023 का क्वेश्चन बताइए। देखिए, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत 244(1) के अंतर्गत ठीक घोषित कर सकता है। दूसरा क्या पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी इकाई जिला होता है, फिर इसके बाद सबसे छोटी कैसे ब्लॉक और समूह होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तीसरा क्या है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र को प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। ये मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं है, किससे अपेक्षित है, राज्यपालों से अपेक्षित है। ठीक, क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो इससे निर्णय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अवैध हो जाएंगे। दूसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुल विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तीसरा क्या है, जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देनी होती है। बताइए कौन सा कथन सही है। UPSC 2023 का क्वेश्चन ये भी है, देख रहे हैं हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में। देखिए क्या है, आर्टिकल 71 के 2 में है, क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में उसके कार्य शून्य घोषित किए गए निर्णय की तारीख को या उससे पहले ठीक किए गए कार्य अभिमान्य नहीं होंगे।
अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है भारत के राष्ट्रपति पद के आधार निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जाएगा कुल विधानसभाएं विघटित हो गई। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन इस आधार पर भी स्थगित किए नहीं किया जा सकता, कुल विधानसभाएं विघटित हो गई, उनका निर्वाचन विशेष से, अतः दूसरा कथन ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, अगर राष्ट्रपति जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह समय सीमा के भीतर अपनी अनुमति देनी होती है। बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 111 में कहा गया है, क्या 111 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। इसमें क्या कहा गया, कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं है, राष्ट्रपति अपने मत से देंगे। ठीक, तीसरा भी गलत हो जाएगा। क्या पूछा कौन सा सही है, इसमें एक भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, राष्ट्रपति क्या अनुमति देने की कोई संविधान में कोई निर्धारित सीमा नहीं है। अब देख रहे हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रही है, यूपीएससी पीसीएस सब में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले क्या है, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशित किए गए सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के पात्र होते हैं। मनोनीत सदस्य किए जाते हैं नाम निर्देशित? एकदम नहीं, इसका प्रावधान है ही नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में। पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, किसी राज्य के निर्वाच्य विधानसभाओं सीटों की संख्या जितनी अधिक होती है उस राज्य की प्रत्येक विधायक एमएलए के मत के मूल्य का भी उतना अधिक होता है। बताइए इसमें क्या होता है, इसमें होता है एमएलए के मत का मूल्य उस राज्य की विधानसभा सीट की सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक, अगर विधानसभा सीट बढ़ेंगी तो उसके सापेक्ष एमएलए के मत का मूल्य में तो कमी आएगी, इसमें वृद्धि कहाँ होगी। ठीक, दूसरा का भी गलत है। तीसरा क्या कहा गया है, तीसरा कहा गया मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल के प्रत्येक मत विधायक के मत के मूल्य से अधिक है। बताइए, देखिए मध्य प्रदेश के एमएलए के वोट का मान कितना है, मूल्य 131 है, जबकि केरल के कितना है 152। मध्य प्रदेश में 131 है उनके वोट का मूल्य, जबकि केरल का 152 है। ठीक, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, पुदुचेरी के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत के मूल्य की से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना पुदुचेरी की जनसंख्या का अनुपात एवं निर्वाचन सीटों की संख्या अधिक है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि देखिए पुदुचेरी एमएलए के मत का मूल्य कितना है 16। ठीक, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 8 है, कि 8 है उनके अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के मतों का मूल्य। और अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी की जनसंख्या का अनुपात निर्वाचन सीटों की संख्या बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चौथा सही हो जाएगा। क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन, यही ऑप्शन 4 है, चौथा सही है। ठीक, क्या पूछा है, पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 55 में है। ठीक, भी क्या है, नामांकन के समय किसी उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का हस्ताक्षरित सूची प्रस्तुत करनी होती है। तीसरा क्या है, राज्य विधान मंडल के सदस्य के मतों का मूल्य से संबंधित राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है, यह 1971 की जनसंख्या के आंकड़े पर आधारित है। डी वाला क्या है, इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका आर्टिकल 55 में निहित है। ठीक है, संविधान की चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक, और नामांकन के समय 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के मत का मूल्य है इसका 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक, और क्या होता है इसमें राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत जमा करनी होती है। ठीक, इसमें कोई कथन, कौन सा कथन सही नहीं है, सब कथन सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण नहीं किया था।
वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बताइए, ये भी पीछे 2022 में आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, जब राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था इन्होंने, तब ये क्या थे? लोकसभा स्पीकर थे। ठीक, इस इनका कार्यकाल कितना था? 1977 से 82 तक था। ठीक, और वेंकटरमन थे 84 से 87 तक थे। 1984 से 87, ये सब पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन साहब ये 62 से 67 तक थे। 1962 से 67 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, ये सब उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे 1967 तक। और नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति थे। ठीक, उपराष्ट्रपति थे, ये भी उपराष्ट्रपति। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति पद की धारणा किस आर्टिकल में? बताइए। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका उत्तराधिकारी, भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण कर न ले तब तक, मतलब जो नया चुनाव है, जब तक वो पद ग्रहण कर न ले तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद तक बना रह सकता है। संविधान के आर्टिकल 57 में, ठीक, व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है। या ठीक, संविधान के अन्य प्रावधानों के रहते हुए भी उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित के लिए प्राप्त हो, मतलब कितनी भी बार बन सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 बार 2 बार। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति कहाँ केवल 2 बार ही बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किस निर्वाचन सदस्य से मिलकर बनता है? संसद के दोनों सदन द्वारा, ठीक, राज्य की विधानसभाओं द्वारा, ठीक, राज्य की विधान परिषद द्वारा, गलत, तीसरा का गलत, एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं द्वारा, बिल्कुल सही। 1 2 4, 1 2 4 किसमें है? सीडी 2017 में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें दोस्तों क्या है? 17वें मतलब 17 संविधान संशोधन द्वारा, जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी। इसके पहले नहीं लेते थे। ठीक, भाग लेने की अनुमति मिली थी। बताइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित कौन से शामिल नहीं होते? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। इसके क्या हो जाएगा? ये दोनों शामिल होते हैं, विधान परिषद सभी सदस्य शामिल नहीं होते। क्या हो जाएगा? तीसरा कौन सा क्या पूछा है? शामिल नहीं होते, 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, देख रहे हैं, यही क्वेश्चन फिर घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बीपीएससी एग्जाम 2020 में आया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, और सी है राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या पूछा है? कौन सम्मिलित होते हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, क्या था? भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग लेने का अधिकार दिया गया था, कौन थे? दिल्ली और पुदुचेरी। अभी तुम लोग ऊपर देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा? 1992 में आया था। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का फोरम का भाग नहीं? बताइए, कौन महाभियोग के फोरम का भाग नहीं? बताइए कमेंट करके जल्दी से। क्या है? राज्य की विधानसभाएं, ठीक,
अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे। राज्य की विधानसभा है, इसका भाग नहीं है। ठीक, महाभियोग प्रक्रिया किसमें है, कमेंट कर बताइए जल्दी से। कितने हैं, आर्टिकल 61 में। ठीक, महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, इसके महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ठीक, और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा सही नहीं है पूछे। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि की समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र देकर छोड़ा जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये भी सही। बताइए कौन सा सही नहीं है, क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो अपनी पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, ये किसको देता है त्याग पत्र, पूर्व राष्ट्रपति संबोधन किसको देता है, वह दे सकता है उपराष्ट्रपति को, संबोधित कर देता है, संबोधित करके दे त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति। ठीक ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। कमेंट करके जल्दी बताइए। उत्तराखंड पीसीएस आरोप 2021 में आया था, क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखिए, विधायक के जो मतों का मूल्य निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, जो होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक, बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। इससे किसके निकल जाएगी, इससे विधायक के मतों की वोट का मूल्य निकल गया। हर राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि जितने राज्य की जनसंख्या उसी बेस पे निर्वाचित सदस्य उतने होंगे, उसी बेस पे निकाला जाता है। दूसरा क्या है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट मूल्य से अधिक होता है, ये गलत बात है। देखिए, एक सांसद के सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है, सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य हो गया। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सभी राज्य विधायक के मत का मूल्य, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्य ऐसे निकाला जाता है। इससे संसद के निर्वाचित, इसमें लोकसभा राज्यसभा सभी आ गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी सदस्यों के मतों का मूल्य तो बराबर है, इसमें कहाँ अधिक और कम होगा। ठीक, दूसरा का गलत है, कौन सा सही है पूछा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह यूपीएससी प्री 2018 में आया था। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया, ठीक, जो यूपीएससी, सीडीएफ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ में आए थे, जो डायरेक्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आपने देखा ही होगा, राष्ट्रपति से जुड़े संवैधानिक आर्टिकल, शक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन, नियुक्तियाँ और प्रशासनिक भूमिका के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह एमसीक्यू प्रैक्टिस उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, नए पार्ट्स में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।